शेयर लेंगे। और आप सब नज़र में है, कोई गलती कुछ नहीं करेंगे, समझ गए ना। अगर नींद ना आवेगा तब डायरेक्ट आप ही पर फोकस है, बैठ के देख लेंगे। ध्यान देंगे। कभी लिखाए थे क्या हम पाद शिक्षण नहीं, तो पाद शिक्षण का उद्देश्य क्या लिखाए थे? तो पाद शिक्षण का जो उद्देश्य था यहाँ पे समझे, पाद शिक्षण का जो उद्देश्य क्या था? हाँ, तो पहला क्या था? सौंदर्य अनुभूति। क्या होता है? सौंदर्य अनुभूति में विकास कराना। तो सौंदर्य अनुभूति क्या है? सौंदर्य अनुभूति हम उसको कहते हैं, सौंदर्य यानी कविता है। कविता आपके सौंदर्य पर ही निर्भर करता है, समझ गए ना। अब कविता गा रहे आप में, उसमें कुछ लय नहीं है, उसमें कुछ क्या कहते हैं स्वर ही नहीं है, तो आपका कविता का कोई मतलब नहीं हुआ। तो कोई भी पाद शिक्षण क्या होना चाहिए? तो लयात्मक होना चाहिए, समझ गए ना। अगर पाद शिक्षण में लय और स्वर नहीं है तो उसको हम पाद शिक्षण नहीं कहें। आपको बार बार आता भी है कविता, तो कविता कैसा होना चाहिए? कविता की जगह पर जगह पाद शिक्षण, तो पाद शिक्षण कैसा होना चाहिए? तो सौंदर्य अनुभूति होना चाहिए या फिर लय यानी लयात्मक होना चाहिए। आगे क्या लिखा है कि पाद शिक्षण में क्या होता है? कल्पना शक्ति का क्या होता है? विकास होता है, समझ गए ना। तो कल्पना शक्ति का विकास कैसे होगा? तो देखिएगा, हम कहानी में बताए थे कि कहानी में ज़्यादातर कल्पना और तर्क का कोई जरूरत नहीं होता। जो लिखा हुआ जो है, समझ गए ना, जो आपका यानी जो लिखा हुआ बस उसी को हमको अर्थ को समझना क्या। लेकिन इसमें हम कल्पना करते हैं, चिंतन करते हैं, समझे, कि आखिर इसका अर्थ क्या होता, इसका निष्कर्ष क्या निकला। अभी हम कबीरदास की कहानी सुनाए ना, तो लिखा हुआ कुछ था, इसका अर्थ क्या निकला और कुछ निकला। तब इसका जो कल्पना के माध्यम से इसका अर्थ को हमें समझना पड़ेगा, नहीं तो कविता पढ़ जाएंगे और उसका अर्थ कुछ समझ में नहीं आएगा, समझे। कविता हर वर्ड का कुछ अलग अर्थ होता है, और एक ही कविता ऐसा चीज है उसका एक नहीं अनेक अर्थ होता है। कहानी में केवल एक अर्थ होता है, लेकिन ये भी पूछता है कि कौन किस क्षेत्र में यानी उसका अनेक अर्थ होता है। तो जो कविता जो क्षेत्र पाद शिक्षण है उसका अनेक अर्थ होता है, जो जहाँ लग गया उसका अर्थ में परिवर्तन होगा। चलेगा, आगे क्या लिखा है? काव्य शैली से परिचय कराना। ये शिक्षण विद्या है। काव्य शैली क्या है? काव्य शैली जो भी इसका जो स्टेटमेंट है, जैसे कबीर के ले लीजिए, कविता ले लीजिए, और भी किन्हीं का जो स्टेटमेंट है उसको हम क्या करते हैं? उससे परिचय करवाते। जब कबीरदास को क्या के बरसे कमल भीगे पानी, ये क्या होता है? काव्य शैली। तो बहुत से उससे कविता लिखने वाले हैं, तो उनसे क्या कराए? उसे परिचय कराए, और उसके पार के सुनवाइए भी, ताकि उसका लय और धुन में स्वर में पता चल सके कि किस लय से हमें इसको पढ़ा जाता है। आगे क्या है? हाँ, एक क्वेश्चन आपका क्या करता है? रंग क्या लिखा है? काव्य शैली से लिखा है ना। अगला लिखा है रस, छंद और अलंकार, समझे। रस, छंद और अलंकार। अलंकार मतलब क्या होता है? आभूषण। ये बार बार देता है कि अलंकार का प्रयोग ज्यादातर किसमें करते हैं? तो यानी काव्य शैली या पाद शिक्षण। अलंकार के मतलब होता है आभूषण। आभूषण के मतलब क्या होता है? जितना गहना, देखते हैं आदमी जितना ज्यादा गहना पहन लेगा उतना सुंदर लगेगा। शादी ब्याह में क्या करता है? जितना ना होगा, भले चलने ना हो शरीर से लेकिन अगर कोई चाहते नहीं कि और एक आध चीज लीजिएगा हमारी तरफ से, बोले हमारी तरफ से क्या, इसमें पूछने का कोई बात है? भले उसी को पहन लेंगे, समझे, लेकिन पहन ही लेंगे नहीं। तो उसी प्रकार क्या होता? कविता या आपका काव्य शैली, समझे। तो इसमें भी क्या होता है? अलंकार इसका महत्वपूर्ण। रस, रस क्या होता है? देखिए, रस यानी मीठा, रस यानी लय। छंद क्या है? यानी रुक रुक कर, यानी ऊंचा नीचा करके, समझे। और उसके बाद क्या होता है? अलंकार। अलंकार मतलब उसको सजा कर, समझे। ये तीनों चीज अगर कविता में लग गया तो कविता का यानी क्या होगा? जो उसका आवाज में कुछ और होगा। अब चिल्ला चिल्ला बोल रहे हैं, उसको कविता पढ़ रहे, कहानी पढ़ रहे कि क्या पढ़ रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो ऐसा नहीं है। कविता आप में तीन चीज का होना आवश्यक है, रस,
छंद और अलंकार। अलंकार भी आपका सबसे भिविया है। अलंकार मतलब होता है सजावट, गहना। नहीं, ये अलंकार जो लिखा है ना, यानी गहने का आपका, तो जितना ज्यादा इसमें अलंकार गहना सजा बोलेंगे, समझे, उतना ज्यादा इसमें लय आपका अच्छा। क्या नहीं वो नहीं, अलंकार हम लिखा है थे। अहंकार और अलंकार में बहुत अंतर है। अहंकार हुआ जो उसको क्या है, घमंड, और अलंकार होता है जो छंद अलंकार हमारा पहले का हिंदी और संस्कृत दोनों में। जिसमें लयात्मक आवेगा जो अलंकार में आवेगा। जिस चीज को हम लय के माध्यम से हम उसका प्रस्तुत करेंगे वो अलंकार में आएगा। समझे, बहुत से क्वेश्चन आता है हिंदी में कि इसमें कौन सा अलंकार आता है, जिसमें लयात्मक प्रदर्शन करेंगे वो आपका अलंकार में आएगा। जिसमें सजा कर, अगला क्या लिखा थी, रंगात्मक प्रवृत्तियों का प्रदर्शन। समझे, तो रंगात्मक प्रवृत्तियों का, तो हर भी यानी जो कविता या काव्य शैली जो होता है, इसमें क्या कहते हैं, जो भी लय वाले आता है उसमें रंगात्मक, जैसे गाना गा रहे, नहीं आपका नाटक कर रहे हैं, नाटक में लयात्मक आता है, उसमें यानी रंगात्मक प्रवृत्ति का उसमें लय और धुन सब होना चाहिए। अगर आपके साथ यानी साजवाज मिल गया तो आगे जैसे हम राष्ट्रीय गान गा रहे हैं, राष्ट्रीय गीत गा रहे हैं या कोई कविता सुना रहे हैं, तो उसमें हारमोनिया और ढोलक का ताशा अगर मिल गया तब तो और उसका यानी क्या होगा, लय का ही कुछ और होगा। और गाने वाला का भी लय थोड़ा सा और क्या हो जाता है, उसके अंदर उत्साह। अब कहानी सुना रहे उसमें ढोलक बजा रहे हैं, हारमोनिया बजा रहे हैं, क्या कोई फायदा होगा उससे? अरे क्या उसमें ढोलक हारमोनिया का जरूरत है, समझे। लेकिन जो काव्य शैली यानी जो पद शिक्षण है उसमें क्या होना चाहिए, रंगात्मक होता है। और रंगात्मक में मतलब क्या, उसमें हर प्रकार की यानी सामग्री होना चाहिए। अगर होता है जितना ज्यादा रहेगा उतना रंगात्मक आपका वो प्रदर्शन होगा। छंद चैप्टर है, समझिए, उसका अलग चैप्टर है अलंकार छंद। ये आपका जो रस छंद अलंकार तीनों चीज होता है ना उसमें होना चाहिए। अगर छंद चलेंगे तो उसका छंद आता है प्रथम द्वितीय तृतीय, समझे, तो उसका आपका एक चैप्टर आवेगा। तो हिंदी में अगर आवेंगे, हिंदी का जो हम व्याकरण चलेंगे ना तो उसको हम चलाएंगे। इसका अलंकार छंद है ना, वो एक हिंदी जब व्याकरण, इसके बाद खत्म करने के बाद हिंदी आपका व्याकरण चलेगा 3 दिन का। उसमें समास, समझिए, एक समास क्या आता है, और बताए भी थे पहले कि अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो तत्पुरुष मारेगा। 19 में बताए थे दोनों तत्पुरुष हिंदी में भी था और संस्कृत में था, और दोनों क्या था, तत्पुरुष ही सही था। समझे, क्यों बताए थे तत्पुरुष, क्योंकि तत्पुरुष में टोटल चीज समाज था। हम दुमान समाज तो जाने जाते हैं, दोनों अलग अलग माता पिता नहीं, जैसे अलोटा कार्य यानी और जब समझ जाते हैं तो हर चीज में जैसे आपका ये सब फिक्स रहता, लेकिन जो तत्पुरुष है उसमें टोटल यानी क्रिया समाज रहता है। तो इसका चलाएंगे अलग चैप्टर, समझे, तो उसमें चला आगे क्या है, जीवन दर्शन। हाँ, जीवन दर्शन क्या कहता है, जितने कवि लोग हैं अपने जीवन दर्शन के बारे में एक यानी लिखते हैं। नहीं, हर कवि लोग अपना अपना जीवन दर्शन के बारे में, हमारे जीवन में क्या हुआ था और जीवन में कैसे आदमी को क्या घटना होता, तो हर कवि का अपना अपना एक जीवनी लिखा रहता है। आपका काव्य कविता में भी लिखा रहता है और कहानी में भी। आगे क्या, पद शिक्षण की विधियाँ। हाँ, तो पद शिक्षण का विधियाँ क्या है, गीत एवं अभिनय विधि। हाँ, तो पद शिक्षण सबसे पहले बोले थे, तो पद शिक्षण की विधियाँ क्या है, गीत एवं अभिनय। अभिनय मतलब जिसको कहते हैं रोल प्ले। नहीं, अपना अपना जैसे आपका जिस जगह पे देखते हैं गाना होता है तो एक पीछे आगे गाता, एक पीछे से उसको दोहराता। नहीं, तो हमारा अभिनय क्या है, एक आगे गाना है, तो जिसका जो यानी मिला है उसके तो अपना अपना क्या करिए, रोल प्ले का क्या करना, प्रकट करना। अर्थ बोध या शब्दार्थ। हाँ, तो ये आपका देखेंगे कहानी होता है उसमें ज्यादातर अर्थ यानी अलग तरह से नहीं होता, जो लिखा हुआ बस उसी को समझना। लेकिन जो इसका होता है हर शब्द का एक अलग अर्थ होता है, नहीं समझे, हर शब्द का अपना अपना अलग अर्थ होता है। और एक ही शब्द कहीं अलग लग जाएगा उसका अलग अर्थ होगा, और कहीं अलग रहेगा तो अलग अर्थ होगा।
तो इसका पूछेगा, ये भी पूछता है कभी कभी कि आपका पद शिक्षण का क्या होता है। तो पद शिक्षण का अनेक अर्थ होता है, अनेक अर्थ इसका होता है, एक अर्थ इसका नहीं होता। ज्ञात शिक्षक का एक अर्थ होगा, लेकिन पद शिक्षक का अनेक अर्थ होता है। और क्या बोध या शब्दार्थ विधि। अर्थ बोध या शब्दार्थ विधि। तो क्या करें, अभी ना बताएं, अर्थ बोध यानी अर्थ को समझाते हुए उसको क्या करना है, या शब्द को अर्थ को समझाते हुए से हमें क्या करना, बच्चा को बताना। एक कैसे पढ़ाते ऐसा अर्थ क्या हुआ, या पूरी कविता सुना देते और उसके बारे में अर्थ को हम बताते। व्याख्यान विधि या मौखिक विधि। देखिएगा, ये आपका VVI कहानी को हम मौन पठन पढ़ सकते हैं। कहानी होता है, पूछता है कि कहानी को सबसे ज्यादा कैसे समझ में आएगा, तो मौन पठन। लेकिन कविता कैसे सबसे ज्यादा समझ में आएगा, तो यानी मौखिक या फिर व्याख्यान विधा। जब तक उसको हम लय से नहीं पढ़ेंगे, जब तक उसको समझ में नहीं आए। तो यानी ये भी कहता है कि कविता किस विधि द्वारा पढ़ा जाए, तो यानी व्याख्यान विधि। अब व्याख्यान के साथ साथ लयात्मक है। खत्म हो गया ये। भाषा शिक्षण में उत्पन्न कठिनाई। चलेंगे तो अब आ गया अगला हेडिंग था भाषा शिक्षण में उत्पन्न कठिनाइयाँ। तो भाषा शिक्षण में उत्पन्न कठिनाइयाँ किनको होता है, या कैसे होता है। नहीं, भाषा शिक्षण में उत्पन्न कठिनाइयाँ का आखिर कारण क्या है। तो पहला है आवासीय परिवेश। पहला देखिए आवासीय परिवेश। कभी कभी हम बच्चा को क्या करते हैं, घर में ही लॉक रखते हैं, घर से बाहर नहीं निकलना। तो क्या जानेगा, केवल घरेलू भाषा तक ही वो सीमित रह जाता है। तो कभी भी बच्चा को कहता है स्वतंत्र खेल के लिए उसको छोड़िए, बच्चा के साथ उसको खेलने दीजिए, समाज के साथ उसको रहने दीजिए। अच्छे समाज है तब क्या होगा, बच्चा यानी क्या होगा, उसका सामाजिक प्राणी का भी निर्माण होगा। समाज का व्यवहार का, समाज का कल्चर का, समाज का यानी भाषा का क्या होगा, उसके अंदर विकास होगा। यानी आवासीय परिवेश अगर केवल घर में बच्चा रहेंगे तो केवल क्या होगा, वो उसका बाहरी परिवेश के बारे में नॉलेज नहीं होगा। दूसरा क्या था, अंतर्मुखी व्यक्ति। इसको भी भाषा में कठिनाइयाँ होता। अंतर्मुखी व्यक्ति कोई नहीं ना है, चलेंगे। अंतर्मुखी व्यक्ति आप है, कौन बोले हम हैं, क्या बोले हम हैं। हाँ, तो अंतर्मुखी व्यक्ति हर क्षेत्र में पीछे होता है, जान लीजिए। और बहुमुखी व्यक्ति होता वो हर क्षेत्र में आगे होता, पढ़ने में, लिखने में, कोई कार्य करने में, सामाजिक कार्य में, व्यक्तिगत कार्य में, सब कार्य में वो आगे रहेगा। कौन होगा, तो यानी बहुमुखी बालक, समझे। तो अंतर्मुखी बालक होता अकेले रहने वाले, अकेले में विश्वास करने वाले। एक क्वेश्चन आता भी है कि अंतर्मुखी बालक किसको कहते हैं, जो अकेले में विश्वास करता है उसको क्या कहेंगे, अंतर्मुखी बालक। न कोई समाज से कोई मतलब है और न समाज के साथ रहना पसंद करता है। तो जब समाज में रहबे नहीं करेगा तो उसको भाषा का विकास नहीं हो सकता है। नहीं, आज क्या है, सेवा पक्ष या शिक्षण का अभाव। सेवा काल। सेवा काल क्या हुआ, समय से अगर उसका प्रशिक्षण अगर नहीं मिलेगा, यानी समय से विद्यालय नहीं मिलेगा, समय से उसका यानी अधिगम नहीं मिलेगा, तो क्या हो सकता, यानी भाषा। अब बच्चा 6 वर्ष का हो गया, उसको घर में रखे, विद्यालय नहीं भेजे। 10 वर्ष का बच्चा है घर में, क्या उसका भाषा का विकास होगा, भाषा में तो कठिनाइयाँ होगा ही। तो समय यानी सेवा काल प्रशिक्षण का अभाव, यानी समय से अगर उसका प्रशिक्षण नहीं मिलेगा, शिक्षण नहीं मिलेगा, तो भी भाषा का अभाव हो सकता है। और क्या परिभ्रमण में कमी। तो बार बार कहता है बच्चा को क्षेत्र, यानी सबसे अच्छा क्या है, बच्चा सीखने का तरीका तो क्षेत्र भरे। एक क्वेश्चन आता भी है कि बच्चा सबसे ज्यादा कैसे सीखेगा, तो क्षेत्र भ्रमण द्वारा। बच्चा को प्रत्यक्ष रूप से देखेगा और उसी के बारे में बताएगा। तो जितना ज्यादा उस क्षेत्र भ्रमण करेगा उतना ज्यादा उसके अंदर भाषा का क्या होगा, विकास। अनेक प्रकार की चीजों को देखेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, उसके बारे में आप बताएंगे, उसी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भाषाई और बौद्धिक बालक का अभाव। देखिएगा, ये होता है अंतर्मुखी बालक का कारण है। ये भाषा कठिनाइयाँ तो होगा ही, भाषाई क्षमता और बौद्धिक झलक का अभाव। तो भाषाई अक्षमता, बौद्धिक झलक का अभाव किसका होगा, जो बच्चा अंतर्मुखी बालक होगा।
नहीं कभी किसी में प्रवेश करेगा, न समाज में रहेगा, तो क्या होगा? भाषा का झलक यानी भाषा अपना जो मौखिक हो, लिखित हो, तो आपका प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। क्षेत्रीय भाषा एवं संपर्क भाषा के बीच दूरी। ध्यान देंगे तो क्षेत्रीय भाषा और संपर्क भाषा के बीच दूरी क्या होता है? जैसे में हमारा भाषा क्या है? क्षेत्रीय भाषा मातृभाषा तो है ही, हमारा अभी भाषा है मगे, सबका मातृभाषा अपना होता है, ऐसा नहीं, मातृभाषा तो सबका, लेकिन हमारा अभी जनरली भाषा हम क्या बोलते हैं घर में? मगे या शुद्ध हिंदी, समझिए ना। अगर हमारा भाषा भी चल रहा मगे या शुद्ध हिंदी पे चलते हैं, अगर हमारा संपर्क भाषा क्या आया, कोई अदर भाषा आ गया, उर्दू आ गया, बांग्ला आ गया, समझिए ना, और कोई यानी क्या कहते हैं उर्दू, बांग्ला या अरबी, जो भी भाषा हमारी भाषा से हट कर कोई अदर भाषा आता है राहुल जी, समझें, तो आपके पे ध्यान है क्योंकि आप गौर से समझ रहे हैं, समझें। आंख बंद करके समझना बहुत गौर से समझना होता है, नहीं जो आंख बंद करके समझ रहे हैं वो समझे एकदम पूरे जी जान से समझ रहे हैं। क्या किनको नींद आ रहा? चलेंगे क्या? नहीं, नींद नहीं आना चाहिए। चलेंगे सुबह का समय नींद नहीं। आगे ध्यान में क्या लिखा था हम भूल गए। क्षेत्रीय भाषा। हाँ, क्षेत्रीय भाषा और क्या था? संपर्क भाषा में क्या होता है? बीच की दूरी। अगर हमारा मातृभाषा कुछ रहेगा, क्षेत्रीय भाषा कुछ है, और संपर्क भाषा यानी जो अदर भाषा जिससे हम संपर्क हुआ, जो हमारा दूसरा भाषा है, तो भी भाषा में हमारा क्या होगा? कठिनाइयाँ होगा, यानी हम दोनों सीख नहीं पाएंगे, ना हमारा बीच में बाद में संप्रेषण हो सकता है। पाठन संबंधी कठिनाइयाँ ये भी होता है भाषा का अभाव में। देखिए पाचन संबंधी कठिनाइयाँ क्या होता है? बोलने में तुतलाना, हकलाना, समझिए ना। तो ये सब के कारण हमारा क्या होता है? समाज में वो बच्चा ज़्यादातर वंचित रह जाता है, वो समाज में जा नहीं पाता। अगर तुतला रहा, हकला रहा, उसको क्या करते हैं? आप सब मजाक उड़ाते हैं, चलो उसको जगह वहाँ पे बैठे नहीं करेंगे, जाएंगे, फिर हम कुछ बोलेंगे, हकलाएंगे, पीछे से हमको अनुकरण करेगा, फिर क्या होता? उसमें चिड़चिड़ापन की भावना आएगा, समझे। तो इसलिए क्या होता है? समाज में नहीं रहने के कारण यानी वाचन भाषा होने के कारण क्या होता है? समाज से वंचित हो जाता है, और समाज से वंचित होने के कारण उसका भाषा का विकास नहीं होता। तीसरा स्टेप में इसका आता है वर्तनी उच्चारण एवं व्याकरण संबंधी कठिनाई। हाँ, तो वर्तनी उच्चारण क्या होता है? यानी बोलने में उच्चारण, जैसे क्या हो रहा? बोलते हैं कुछ, यानी वर्तनी जैसे नहीं समझे, जिसका वाचन क्षमता है वो बोलेगा कुछ, उसका अर्थ होगा कुछ। तो जिसका जो वाचन वर्तनी क्या है? उच्चारण और व्याकरण संबंधी कठिनाइयाँ। तो व्याकरण क्या होता है? जैसे शुद्ध किसी वर्ग को हम नहीं बोल पाएंगे तो भी भाषा विकास हमारा, कॉमा, हाइफन, चिन्ह, बिंदु, समझे, ये आपका क्या है? व्याकरण का अंग। भाषा शिक्षण की कठिनाइयों का निराकरण। चलेंगे, ध्यान दें। तो भाषा शिक्षण की कठिनाइयों का अब निराकरण यानी उसका उपचार। ये तो हम निदान किए, इतना मतलब खोज किए, इतना कारण से हमारा भाषा कठिनाइयाँ हो सकता है। तब जब निदान किए हैं तो उसका उपचार भी करना चाहिए। निदान मतलब पहले बताए थे, निदान यानी खोज करना, और उपचार यानी उसको दूर करना। समझ रहे हैं ना? इधर से समझ रहे हैं ना आप? शिक्षक और पारिवारिक सदस्यों को भाषा प्रयोग में सतर्कता बरतनी चाहिए। चलेंगे, क्या रहा? शिक्षक और पारिवारिक को ध्यान देंगे। हम सब बहुत से, ये आपका सर से भी आई है, भाषा को दूर यानी गलत भाषा को, या भाषा नहीं आ रहा उसको दूर करने के लिए सबसे पहला हमारा होता है, पहला परिवार होता है और दूसरा शिक्षक होता है। बताए थे कि सामाजिकरण का प्राथमिक स्वरूप क्या होता है? परिवार, और द्वितीय स्वरूप क्या होता है? विद्यालय। तो विद्यालय में कौन रहेगा? शिक्षक रहेगा। अरे विद्यालय में शिक्षक में रहेगा जी, ध्यान देंगे। तो विद्यालय में रहेगा शिक्षक। तो पहले हमारा भाषा का सुधार कौन करेगा? यानी परिवार। पहला क्या करेगा? परिवार। अगर आप ही का लैंग्वेज सही नहीं है, आप ही अशब्द भाषा बोल रहे हैं, आप ही गलत चीज का उपयोग कर रहे हैं, तो बच्चा क्या सीखेगा?
नहीं, तो सबसे पहले हमारा घर की भाषा क्या होना चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। घर में कोई अशुद्ध भाषा का यूज नहीं करेंगे, गलत भाषा का यूज नहीं करेंगे, बच्चे के सामने कोई गलत भाषा का यूज नहीं करेंगे। बच्चा क्या होगा? अपने आप को गलत भाषा नहीं सीखेगा। अगर बच्चा तो घर में तो अच्छी भाषा सीख गया, अब देखते हैं विद्यालय में जाते हैं, तो विद्यालय में जाते हैं तो बहुत से बच्चों को कहता, अरे ये चीज कहीं नहीं, ये चीज ले नहीं, पानी लेके आओ। अब बताइए, ज़्यादातर ये हम यानी जो भी होता है कहीं विद्यालय में, तो ऐसा अगर बच्चा को हम विद्यालय में उपयोग करेंगे तो बच्चा का क्या होगा? उसी तरह का उसका विकास होगा। नहीं तो बच्चा के साथ आपका कैसा भाषा होना चाहिए? एक रिस्पेक्टेड भाषा का यूज करिए ताकि बच्चा भी आपको रिस्पेक्ट दे। समझे? यानी तुम और आप कहने में क्या दिक्कत है? अगर हम तुम के जगह कुछ आपे करें तो क्या दिक्कत है? आपको यानी छोटा बड़ा को नहीं दर्शाता, एक रिस्पेक्ट दर्शाता। आप कहने का मतलब पहले हम बच्चा कहते थे छोटा को तुम कहेंगे, बड़ा को आप कहेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। यानी अगर बच्चा को भी आप कहने से यानी छोटा आप नहीं हो सकता। तो बच्चा के साथ उसी तरह व्यवहार करिए ताकि उसका अच्छी भाषा का विकास हो। सभी विषयों के भाषा पर ध्यान देना चाहिए। चलेंगे, सभी विषयों को भाषा पर ध्यान देना चाहिए। तो केवल ऐसा नहीं कि मैथ पढ़ा रहे तो मैथ का खाली सूत्र पढ़ा दिए, हिंदी पढ़ा तो खाली हिंदी का व्याकरण पढ़ा दिए। यानी हर भाषा जितना हमारे अंदर जो भाषा आता है, सब भाषा सब अंदर क्या जो हम पढ़ा रहे हैं, जो विषयगत भाषा है, उस सभी विषय को शुद्धता पर हमें क्या करना है? ध्यान देना। उचित व्याकरण की शिक्षा दी जानी चाहिए। चलेंगे, ये आपका ये सभी विषय में काम करेगा। जो व्याकरण है, हिंदी पढ़ाई, मैथ पढ़ाइए, तो मैथ में भी कुछ लिखावट आता है, लेकिन मैथ में ज़्यादातर व्याकरण नहीं आएगा। लेकिन मैथ के अलावा और भी हर विषय में कहीं ना कहीं व्याकरण का आपका उच्चारण होता है। तो मैथ में सूत्र रहता तो अंकन रहता, अंक के द्वारा उसमें व्याकरण का ज़्यादा उपयोग नहीं होता। और क्या बहुमुखी बनाने की ओर प्रेरित करना चाहिए। ध्यान देंगे, तो बच्चा को क्या होता था, अभी हम बताए थे कि अंतर्मुखी बालक का भाषा का विकास मुख्य रूप से नहीं हो पाएगा, इसलिए बच्चा को क्या कराइए? बहुमुखी बनाए। बहुमुखी कैसे बनाएंगे? बच्चा को खेलने का मौका देंगे। आजकल हम बच्चा को क्या देखते हैं? बच्चा सवेरे ट्यूशन आया, समझ गए, सवेरे उठा, ये जाओ जल्दी 7 से 8 ट्यूशन पढ़ना है, 7 से 8 ट्यूशन पढ़ने चल गया, जल्दी आपको घर लंच करना है, फिर 8:30 यानी 8 बजे से स्कूल जाना है। तुरंत बच्चा स्कूल से 2 बजे 2:30 बजे आया, फिर 4 बजे से ट्यूशन जाना। अब ताश फिर रात को 4 बजे आया, यानी 5 मिनट में बैठा, बेचारा ताश बनाना चालू। अब बताइए उसका क्या होगा? आज का जो स्थिति है इस तरह का, तो बच्चा को समाज में जाने का कहीं हम मौका ही नहीं देते। इस कारण कैसा खेल होता है, कैसा व्यवहार होता है, कैसा बच्चों के साथ रहना है, बहुत चीज इस चीज से बच्चा यानी बाहरी ज्ञान से वंचित रह जाता है। पहले हम देखते हैं, पहले का हम सब खेल था, यानी छुट्टी हुआ झोला पट के, समझे ना, कन्ना से झोला पट के कबड्डी चालू, चिक्का चालू, 4 घंटा पेट डूबे तक चल रहा कबड्डी। समझिए, उससे क्या होता था? शारीरिक और मानसिक दोनों विकास होता था। न हुआ क्रिकेट खेलना चालू, न हुआ तो गोली खेलना चालू लुका लुका के। तो पहले वाला बच्चा को देखिए और आज वाला बच्चा को मानसिक देखिए, बाहरी ज्ञान उसको कुछ नहीं, किताबी क्रिया तो बहुत है लेकिन बाहरी नॉलेज उसका कुछ नहीं, सामाजिक नॉलेज उसके पास नहीं। तो सबसे बड़ा चीज है यानी किताबी क्रिया के साथ साथ बच्चा का बाहरी नॉलेज भी होना चाहिए। आज बच्चा को देंगे हम, बच्चा को 10 वर्ष का बच्चा है, 12 वर्ष का, उसको यानी राम बाबू तक आने से डर लगता। और हम जब बच्चा थे यानी 5, 6, 7 साल 8 साल का, इतनी को पैंट इतनी को गंजी पहन के पूरा हिस्सा हो जाते थे। समझे? कौन गले इस गले में घुसे उस गले से निकल गया। क्या होता था? यानी छुट्टी हुआ, घर में खोलने वाला नहीं, 3 बजे छुट्टी हुआ, 6 बजे तक तो रिलैक्स है, यानी 3 घंटा में पूरे हिस्सा खोल के चल गए। तो 4 रुपया मिल गया था, 2 रुपया तो यानी चॉकलेट टुकलेट जो भी, और 1 रुपया की 10 पोस्ट का खिला देता था, गाड़ी चलता था। तो यानी उस नॉलेज का होता है, तो कोई भी क्षेत्र में अगर बाहरी नॉलेज आपका नहीं रहेगा तो आपका क्या हो जाएगा? आप संकुचित हो जाओ। समझ रहे हैं? तो एक था और क्या लिखा थे? भाषा सूत्र का पालन करना चाहिए। चलेंगे, ध्यान देंगे, पीछे से सबसे पीछे
त्रिभाषा में कौन कौन भाषा बताया अभी? तीनों आदमी ने बोलेंगे पूरे, एक एक भाषा बताएंगे। चलेंगे, आप पहला भाषा क्या बताएं? पहला क्या बताएं? मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। नहीं, दूसरा क्या बताएं? राजभाषा। तीसरा क्या बताए थे? क्या बताएं? क्या कह रहे थे? क्या कर रहे थे? चलेंगे, डायरेक्ट हैं। चलेंगे, ध्यान देंगे। चलेंगे, सबसे पीछे थे तो तीसरा क्या बताए थे? क्या बताए थे? राष्ट्रभाषा। नहीं, तो ये तीन भाषा हमारा कौन कौन से आता है? तो त्रिभाषा। तो तीनों भाषा को क्या करना है? बच्चा को बताना है। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं। अब चलेगा सोशल साइंस।